नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बच्चा इंग्लिश में असफल होता है। रूल्स का रट्टा लगाना। क्लास में जब भी पढ़ रहे होते हैं वो हकीकत में पेपर के इस एटीट्यूड को भूल जाते हैं। जब आप लोगों को कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है और आप 100% उसमें कंसंट्रेट नहीं करते हैं, आप न्यूज़पेपर को वोकैबुलरीज के लिए पढ़ रहे हैं, सीधी उठाओ अपनी वोकैबुलरीज को। बाबू, आपको पेपर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 36 सेकंड देता है एक क्वेश्चन के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अब की बार आखिरी बार सीखें। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की चर्चा बहुत खास है क्योंकि आज मैं बात करूंगा उन सभी पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से एक बच्चा इंग्लिश में असफल होता है, यानी कि अपने फेलियर के कारण बनाता है। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा और आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप इन 15 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट की गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से इंग्लिश आपकी ताकत नहीं कमजोरी बन रही है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों के साथ बात करेंगे रूल्स का रट्टा लगाना, जिसे हम कहते हैं रूल क्रैमिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी भी रूल को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे के लॉजिक को समझे बगैर उसको सीधा रटने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जो रूल हम लोगों ने रट लिया है वही यूं का यूं रूल पेपर में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर में रूल नहीं पूछा जाता, पेपर के अंदर रूल का एप्लीकेशन पूछा जाता है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को पॉइंट नंबर 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्लास में जब भी पढ़ रहे होते हैं तो उनका सारा फोकस सिर्फ ग्रामर पर होता है और वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं किस चीज़ को, वोकैब्स को। तो वोकैब्स को अवॉइड करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। वोकैब्स को इग्नोर करने का मतलब ये हो गया कि आपने अपने कॉम्प्रीहेंशन को भी छोड़ दिया। तो वोकैबुलरीज पर आप लोगों को बराबर का संतुलन बनाकर चलना है और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में तो करीब 60% वोकैबुलरी का ही रोल होता है। मेरे बच्चों, तीसरी बात हमें ध्यान से समझना है, PYQ सोल्व ना करना, ठीक है ना। PYQ सोल्व ना करना, ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कतें हम लोगों ने देखी हैं बच्चों में कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि आजकल अधिकतर एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए हैं। तो ऑनलाइन होने की वजह से अधिकतर बच्चे ऑनलाइन मॉक लगाकर ही सोचते हैं कि उन्होंने PYQ लगा लिया। इसके लिए आप लोगों को एक अच्छी हेल्दी बुक चाहिए, एक ऐसी बुक आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए जिस बुक के अंदर PYQ के नाम पर धोखा नहीं हो, जिसके अंदर PYQ को बहुत अच्छे तरीके से, जो बहुत प्यारे और ख़ास क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए संजोए हों। आप ज़रूर कंसीडर करें बेहतरीन किताबों को, ठीक है बच्चों। अब PYQ के बाद एक अगली कमी हम लोगों ने देखी है जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे रीडिंग सेक्शन को स्किप करते हैं, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन को स्किप करते हैं। बच्चों के दिल में ये होता है कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है, ये अनसीन पैसेज के नाम से भी बच्चे जानते हैं और बच्चे सोचते हैं ये बहुत मुश्किल होता है, इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ बेटा, आपके सामने एक पैसेज दिया है, पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिलेंगे? नेचुरल है, इसी पैसेज से मिलेंगे। तो अगर पैसेज को ठीक ढंग से पढ़ने की हैबिट डाल ली जाए तो ये 5 क्वेश्चंस तो आपके ठीक हो गए, बोलो हाँ। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किप नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। अब मेरे बच्चों, अगली पॉइंट हम लोगों के सामने आती है, क्या चीज़? मॉक टेस्ट ना देना। मॉक टेस्ट ना देना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट हम तब देंगे जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले दिन से जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तो पहले दिन से जब आप मॉक टेस्ट देने शुरू करते हो तो आपका दिमाग एग्जामिनेशन के एनवायरनमेंट को समझना शुरू करता है। आपके दिमाग की कंडीशनिंग हो रही शुरू हो जाती है कि हमारा पेपर में क्या हल होगा, उस हाल को हम पहले से ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो मॉक टेस्ट देने के 2 फायदे हैं, एक आपने कितना पढ़ा है इसका आप लोगों को एनालिसिस हो जाता है और दूसरी चीज़ आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन में ऐसा ही माहौल होगा, इसी तरह की स्क्रीन मेरे सामने होगी और ऐसी ही स्क्रीन के क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो ये एक माहौल बनाना होता है, तो इसको आप लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। एक अगली गलती कई सारे बच्चे जो करते हैं वो है स्पोकन पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। मैं पहले दिन जब भी कोई बैच पढ़ाना शुरू करता हूं तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि क्या सर इससे स्पोकन इंग्लिश हो जाएगी?
दो जवाब हैं इस बात के। पहली बात तो बेटा स्पोकन इंग्लिश में ना कोई अलग तरह की भाषा नहीं होती। जो आप यहाँ ग्रामर सीख रहे हो उसी को सिर्फ बोलना है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे स्पोकन पे पूरा जोर डाल देते हैं वो हकीकत में पेपर के इस एटीट्यूड को भूल जाते हैं। आपके सामने पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन सामने, उसके अंदर आपको टिक टॉक करना है, तो बात खत्म हो गई। तो आप लोगों को ना जो स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान देने वाली जो एटीट्यूड है ना, वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि जब आप लोगों को कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है और आप 100% उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो नेचुरल है आपने कुछ प्रतिशतता असफल होने की पहले से ही तैयारी कर ली। तो मेरे बच्चों, जब आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करें, एनडीए सीडीएस की तैयारी करें, तो स्पोकन इंग्लिश को चलती क्लास में बिल्कुल ना लेकर आए। अब हम बात करते हैं वन सोर्स डिपेंडेंसी। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। वन सोर्स डिपेंडेंसी का मतलब होता है, अगर हमारे पास कोई एक ही बुक है, अगर हमारे पास कोई एक ही सोर्स है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बच्चे मल्टीपल सोर्सेज के शिकार हो जाते हैं, मल्टीपल सोर्सेज का मतलब क्या समझ में आया मेरे बच्चों? मल्टीपल सोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी किताबें ले ली, भाई वोकैबुलरीज की बहुत सारी किताबें ले ली। वोकैबुलरी के लिए अगर आप लोगों को एक ऐसी बुक मिल जाए जो बहुत इमोशंस के साथ लिखी हुई हो, जिसके अंदर हर चीज़ को समझना सिखाया हुआ हो, और एक बार पढ़ते ही वो चीज़ आपके दिमाग पर छप जाए, तो वो वोकैबुलरी की बुक लेनी है। ग्रामर की एक ऐसी बुक हमें चाहिए जिसके अंदर हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप रूल्स को एक्सप्लेनेशन किया जाता है, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे PYQs हमें दिए जाते हैं। तो एक को साधो सब समझ जाएगा। मल्टीपल सोर्स का मतलब क्या है? हम अपने दिमाग को अल्टीमेट लेवल पर कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों के पास कोई YouTube का एक्सेस है, तो एक ही इंसान को फॉलो करो। इधर उधर भटकना, कंपैरिजन करना, टीचर्स की किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर एंजॉय करना, इस टीचर ने उस टीचर को ये कह दिया, बाबू इनसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर हाँ इनसे आपका डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हो जाएगा। सोचो, रात किसी टीचर ने किसी के बारे में यूट्यूब पर कुछ कह दिया, अगले दिन दूसरे टीचर ने उसको जवाब दे दिया। अब आप जाते हैं शाम को लाइब्रेरी में जाते ही वहाँ आपके मन में सबसे पहले ये उछल कूद चल रही है कि मैं अपने दोस्त को बताऊँ, तुझे पता है भाई उन सर ने उसके बारे में क्या बोल दिया, अच्छा। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से जो कंसंट्रेशन के लिए आप लाइब्रेरी गए थे, जिस मन को शांत करके 100% फोकस के साथ आप पढ़ने गए थे, वो तो आपने ख़त्म कर दिया। तो ये आप लोगों का एक डैमेज है, इससे संभल के चलिएगा। कंट्रोवर्सी से नहीं लेना देना, क्रिकेट मैच से कोई लेना देना नहीं। क्रिकेट मैच वाले करोड़ों रुपए कमा के अपने घर बैठे हैं, आप कहाँ हैं सर? आप उसी संघर्ष में हैं जो आपको एक सरकारी अधिकारी बनाने के लिए आपने बहुत अच्छे से सोचकर कभी शुरू किया था। इस बात को दिल पे लगाइएगा मेरे बच्चों। तो एक सोर्स पर डिपेंडेंसी आपको रखनी, मल्टीपल की वजह से आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब अगली 8वीं बात हमारे सामने आती है, क्या चीज? जब हमारे सामने कोई भी रूल्स आते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ये देखिएगा कि कोई भी रूल के नाम पर हम लोग ना एप्लीकेशन उसका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ धोखा होता है कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बाबू, कॉन्सेप्ट के चक्कर में क्वेश्चंस बनाने की स्किल डेवलप नहीं हुई, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जहर हैं। आपके दिमाग के उस आंगन में उन्होंने गंदगी फैला दी है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में बावले नहीं होना है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि हमने कोई भी कॉन्सेप्ट लॉजिकली समझा, और लॉजिकली समझने के बाद उसके 5-6 क्वेश्चंस आपको साथ साथ क्लास में करने हैं, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, स्किप नहीं करना, क्योंकि जो आपको समय दिया ना 5 या 6 महीने तैयारी का, तो 5 या 6 महीने का मतलब है 5 या 6 महीने कुछ और नहीं, सिर्फ मुझे तैयारी पर फोकस करना है। क्लास के अंदर रूल्स का एप्लीकेशन आपको जरूर ध्यान देना है कि इस रूल को अप्लाई कहाँ करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पे इसको हमें अप्लाई करना है, ठीक है बच्चे। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है
वो सीधे टॉपिक में भागने शुरू हो जाते हैं और उन बच्चों के बेसिक रूल्स जो होते हैं ना वो क्लियर नहीं होते। तो जिन बच्चों के बेसिक रूल्स क्लियर ना होते हैं, ठीक है ना, जिनके नहीं होते हैं बेसिक रूल्स, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन बच्चों को फिर हाई फाई टॉपिक्स पर जब लेकर जाया जाता है ना, वो परेशान हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से ऐसे जिनको ये नहीं पता कि राम एंड श्याम और राम विद श्याम, इसमें एंड और विद लगाने का क्या डिफरेंस हो गया, क्या इनसे ग्रामेटिकल फर्क पड़ गया, क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। हम लोगों को कंजंक्शन और प्रेपोजिशन एक जैसी लगती है, हमें डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स एक जैसे लगते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। इसी चीज़ के लिए मैं कहता हूँ बेसिक रूल्स अगर क्लियर नहीं है तो ग्रामर में एडवांस लेवल पर जाते जाते आप लोगों का मनोबल टूट जाता है। अब मेरे बच्चों एक और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे YouTube पर आप लोग देखते हैं, बहुत सारे टॉपर्स ने इस बात को कहा है कि भाई मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता था। सर बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा सर मैं तो नॉवेल्स पढ़ता था। बहुत अच्छी बात है। और इसी की वजह से आप लोगों ने क्या शुरू कर दी, रैंडम रीडिंग स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दी। आपका कोई पर्पज़ नहीं है, आपका कोई पर्पज़ नहीं है। आप उठाए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए, आप उठाए एक नॉवल पढ़ना शुरू कर दिए, कहाँ पहुँच गए, एक उस दुनिया में जिस दुनिया में सिलेक्शन की गुंजाइश कम हो जाती है। अगर आपको जीएस का कंटेंट तैयार करना है तो जीएस के किसी अच्छे टीचर के साथ जुड़ जाओ। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स जहाँ पर सीधे सीधे पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पर जुड़ जाओ। अगर आप न्यूज़पेपर को वोकैबुलरीज के लिए पढ़ रहे हैं, सीधी उठाओ अपनी वोकैबुलरीज और पढ़ना शुरू कर दो। क्या दिक्कत है मेरे बच्चे, मेरी बात समझिएगा। अगर आप न्यूज़पेपर या नॉवेल्स के ज़रिए ये सोचते हैं कि आपकी तैयारी हो रही है, नहीं साहब, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ग्रामर के लिए चुपचाप अपनी इंग्लिश एक्यूमेन उठाई, हमने पढ़ना शुरू किया, कॉन्सेप्ट समझे और सीधे अपने क्वेश्चंस बनाए। वोकैबुलरी के सीधी अपनी वोकैबुलरीज उठाई, हर शब्द कैसे बनता है ये हमने समझा और अपनी वोकैबुलरी को पावरफुल बना लिया। हम अगर इस अप्रोच में चले जाएं तो ये रैंडम रीडिंग होती है जिसको हमें आज से ही अवॉइड करना है। न्यूज़पेपर्स केवल उन्हीं बच्चों के लिए अच्छा होता है जिन्हें करंट अफेयर्स खुद तैयार करने होते हैं। और मेरे दोस्त, ये बदलता ज़माना, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो मेहनत आप करना चाहते हैं वो मेहनत पहले से ही आपके लिए कोई हर रोज़ कर रहा है और आपके सामने हर रोज़ उस मेहनत को पेश कर रहा है। तो आप उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा उठाएं। ठीक है बच्चे, अब आती है एक अगली बात जिसे हम कहते हैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस ना करना। जो सबसे बड़ा चैलेंज है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस ना करना। बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। उन बच्चों के मन में ये होता है कि ठीक है यार, कोई एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, अब उस एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 1 मिनट का समय देंगे। बाबू, आपको पेपर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 36 सेकंड देता है एक क्वेश्चन के लिए। आप लोगों की समझदारी है कि इंग्लिश में हम उस 36 सेकंड को रिड्यूस करके करीब 12 से 15 सेकंड तक ले आएं, क्योंकि ये जो समय आपने बचाया, यही समय आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को बहुत मदद करता है। ठीक है, आगे आती है बात हमारे सामने क्या चीज़, सर जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना। ठीक है ना, अनइम्पोर्टेंट टास्क हैं उन पर हम जो ध्यान देते हैं वो हमारे लिए पूरी तरह से गलत है। हमारे लिए जो इर्रिलेवेंट चीज़ें उन पर हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं पढ़ते हुए जिस पर टीचर या क्लास या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी बातें करते हैं। आपको क्या करना है, समझदारी करनी है। 2 की स्पीड पर, 1.5 की स्पीड पर फटाफट से किसी भी क्लास को देखना है, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को स्किप करना है, क्योंकि हम लोग अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है। गॉट इट, है ना। अब मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे होते ना, तो मतलब किसी भी वन टाइप क्वेश्चन को देखकर वो फंस जाते हैं। ठीक है ना, और उसके ऊपर जब वो अटकना शुरू कर देते हैं, अटकने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन नरेशन से लिया गया है, अब नरेशन के क्वेश्चन को लेकर आपसे वो बन नहीं पा रहा। अब आप क्या कर लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप उठाते हैं, उस क्वेश्चन को अपने टीचर के पास भेजते हैं। जब तक टीचर जवाब हमें नहीं देता तब तक हम क्या कर रहे होते हैं, तब तक हम उसका इंतज़ार करने के चक्कर में हम और दिमाग उस क्वेश्चन पे लगाते हैं।
बाबू कभी भी अटकना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, उसको एक तरफ कहीं पर लिख लो, कभी मौका मिलेगा, कभी हमें समझ आएगी तो हम 100% उस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद बनाएंगे। मैं इस बात को दूसरी तरह से समझाता हूँ। हम सामान्यतः अपनी क्लास में ये समझाते हैं बेटा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन या द का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर द का यूज क्यों करते हैं, तो वहां पर आपको पेशेंस रखनी है कि सर ये वाली बातें शायद हमें आर्टिकल्स नाम के टॉपिक में डिटेल में बताएंगे। बात समझ रहे हैं। आपको कभी जिद नहीं पकड़नी, अटकना नहीं है कि नहीं ये पहले ये बते तभी आगे चलेंगे, नहीं ऐसे जिद नहीं करना, ठीक है बच्चे। ओके, अब आती है एक अगली प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस में जब पढ़ते हैं तो अपने हाथों से खुद से नोट्स नहीं बनाते। मैंने हजारों बच्चों से बात की है जो सिलेक्शन ले चुके हैं, और उन हजारों बच्चों ने मुझे एक ही बात कही है कि सर जो आप क्लास में पढ़ाते थे उसको बोर्ड से हम देखकर यूं का यूं लिखते थे, और उनके अंदर जब हमें कोई चीज़ अपने मन से समझ में आती थी, किसी चीज़ को आप समझा देते थे, तो उस चीज़ को हम शब्द ब शब्द हिंदी में यूं का यूं अपने नोट्स में लिखते थे। और कई बार मोटिवेशनल कोई सिचुएशन आ जाती थी तो हम उस मोटिवेशनल सिचुएशन को भी लिख लेते थे, ताकि रिवीजन के वक्त हमारा जो मोरल है वो ऊंचा रहे, हम घबराएं नहीं। तो मेरे बच्चों, जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं वो सबसे बड़ा डैमेज है। ये आदत आपको छोड़नी है। भले ही आप लोगों को क्लास वर्क की पीडीएफ मिल जाती है, फिर भी अपने हाथों से अपने पॉइंट्स लिखें। जितने अपने हाथों से पॉइंट्स लिखेंगे उतना ही अच्छा इंप्रूवमेंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है बच्चा। अगली बात हमारे सामने आती है, बहुत सारे बच्चे ना इंग्लिश को क्या समझते हैं, एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को बोरिंग सब्जेक्ट समझने की गलती बिल्कुल नहीं करना। ऐसा क्यों है? जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक बहुत अच्छे लेवल के अधिकारी हो जाएंगे, इंस्पेक्टर हो जाएंगे, उस दिन पता है क्या होगा? उस दिन आपकी टेबल पर बहुत सारी फाइल्स होंगी, और अधिकतर फाइल्स का काम अंग्रेजी भाषा में ही होगा। तो जिन बच्चों के दिमाग में सिर्फ इतना है कि सर मुझे तो इतनी पढ़नी है कि मेरा पेपर पास हो जाए, बाबू जब पेपर पास हो जाएगा, जॉब आप करोगे, उस समय आपके साथ क्या होगा? आपको उस इंग्लिश को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए इस इंग्लिश को एक सब्जेक्ट नहीं सीखना है, इस इंग्लिश को ऐसे सीखना है कि ये आपके हमेशा काम आए। इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अब की बार आखिरी बार सीखें, इसको सच्चे मन से सीखें। ये जितनी गलतियां आप लोगों के सामने मैंने बताई हैं मेरे बच्चों, इन गलतियों को कभी ना करें। एक भी गलती करते हैं ना आप तो सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। बहुत बड़ा जहाज था टाइटैनिक, लेकिन एक ही गलती की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। तो बाबू आप ये गलती ना करें, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना रखता हूं, और भगवान करे आप जल्दी ही सफल हों और मेरे साथ सिलेक्शन वाली चाय पिएं। वीडियो को सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर बच्चा अपने सिलेक्शन के अधिकार को पा सके। जय हिंद, जय भारत।